हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों पर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपति भारत में सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और भारत का संवैधानिक प्रमुख या कहें कि संवैधानिक शासक होता है। तो राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ शक्तियों का प्रावधान किया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की कार्यपालकीय शक्तियों के संदर्भ में अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहता है कि यदि संविधान के द्वारा या किसी अन्य विधि के द्वारा ऐसी कोई कार्यपालकीय शक्तियाँ किन्हीं अन्य अधिकारी प्राधिकारियों को दी गई हैं तो वह शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी, ऐसा नहीं समझना। अर्थात वह शक्तियाँ ऐसे अधिकारी प्राधिकारियों के पास ही रहेंगी। तो अनुच्छेद 53 के हिसाब से अगर हम देखें तो राष्ट्रपति सर्वशक्तिशाली पदाधिकारी लगता है। लेकिन इसके साथ ही हम आर्टिकल 74 का अध्ययन करते हैं तो आर्टिकल 74 यहाँ पर कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालकीय शक्तियाँ राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार प्रयोग करेगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार ऐसे परामर्श को पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जो परामर्श आएगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। यहाँ पर हम देखें तो आर्टिकल 74 में मूल संविधान में लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार कर सकेगा। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसमें संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपनी समस्त कार्यपालकीय शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार करेगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से आर्टिकल 74 में एक अतिरिक्त पैरा जोड़ा गया, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया कि वह यदि चाहे तो ऐसे परामर्श को एक बार पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जो परामर्श आएगा उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। भारत सरकार के समस्त शासकीय कार्य या शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न आयोगों का गठन किया जाता है, जैसे कि SC/ST आयोग, OBC आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, ऐसे
प्रमुख आयोगों का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। साथ ही साथ प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जैसे कि संघ के सभी मंत्री एवं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, CAG ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति। इस प्रकार से समस्त संवैधानिक प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों को हटाने का भी अधिकार दिया गया है, जैसे कि भारत सरकार का कोई मंत्री, यद्यपि ऐसे मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हटाएगा। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्य, भारत के जो विदेशों में राजदूत या उच्चायुक्त भेजे गए हैं, उनको वापस बुलाना, उनको हटाने के संदर्भ में। तीनों सेनाओं के प्रमुख है ना, इनकी नियुक्ति भी करता है और इनको हटाने का भी अधिकार होता है। महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर UPSC के अध्यक्ष एवं सदस्य, इन सबको हटाने का अधिकार यहाँ पर राष्ट्रपति के पास दिया गया है। तो ये प्रमुख कुछ कार्यपालिकीय शक्तियाँ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो पहली चीज़ तो राष्ट्रपति विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था अर्थात संसद का एक अभिन्न अंग होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद 3 अंगों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है, ना कि सदस्य। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का सदस्य है, तो आंसर होगा नहीं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं है, यह राष्ट्रपति संसद का एक पार्ट है, एक अंग है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद सर्वोच्च विधि निर्माण संस्था है, तो यहाँ पर कोई भी विधेयक संसद के दोनों सत्रों से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब तक राष्ट्रपति की इस पर अनुमति नहीं मिलती है तब तक वह विधि का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। जब कोई विधेयक, साधारण विधेयक दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर होते हैं। पूर्ण वीटो, निलंबनकारी या विलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पूर्ण वीटो यूनाइटेड किंगडम से हमने जो है तो लिया हुआ है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रपति कुछ विधेयकों पर अनुमति नहीं देता, जैसे गैर सरकारी विधेयक या ऐसे विधेयक जिसके संदर्भ में जिस सरकार ने ऐसे विधेयक को सदन से पारित कराया है और उस पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पूर्व ऐसी सरकार त्यागपत्र दे देती है, तब जो नई सरकार आती है वह नई सरकार उस विधेयक पर यदि अनुमति नहीं देती है या उस सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को
ऐसे विधेयक पर अनुमति न देने की सिफारिश की जाती है तब भी राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता है। दूसरा है निलंबनकारी या विलंबनकारी वीटो। इसके प्रावधान फ्रांस से लिए गए हैं, फ्रांस में ये प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें विधेयक को संसद के पास एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अर्थात जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होकर के राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है, यदि उसे लगता है कि कोई चीज़ इसमें सुधार होना चाहिए, कोई चीज़ संशोधित होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। लेकिन पुनर्विचार के पश्चात जब ऐसा विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। तीसरा है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, जिसके प्रावधान अमेरिका से लिए गए। संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित करके जब राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति नहीं देना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए अपने पास रख लेता है और उस पर अनुमति नहीं देता है। इनकार नहीं करता लेकिन अनुमति देता भी नहीं। और चूँकि इसके संदर्भ में कि कितने समय में अनुमति दी जाएगी इसका उल्लेख कहीं नहीं है, समय का कोई उल्लेख नहीं है, इसी का लाभ लेकर के यहाँ पर राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पास रखे रहता है। इसे कहा जाता है जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल अभी तक केवल एक बार 1986 में डाक तार संशोधन विधेयक के संबंध में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। इसके अलावा कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति को पहले ही अनुमति देनी होती है, अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही ऐसे विधेयक संसद के समक्ष पेश किए जाएंगे, जिसमें अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, उनकी सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन आदि के संदर्भ में जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसा कोई विधेयक जो कि संचित निधि से धन निकालने के लिए या जो है तो कोई निधि व्यय करने के लिए, खर्च करने के लिए अगर कोई विधेयक है तो वह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कृषि आय को परिभाषित करने वाला कोई विधेयक है जो कि अनुच्छेद 274 से संबंधित है, तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। ऐसा कोई राज्य विधेयक जो कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता को बाधित करता हो, वह भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। उसके संदर्भ में भी प्रावधान किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसको विस्तार से हम लोग अलग से पढ़ेंगे अध्यादेश को, है ना, जिसका वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के अंतर्गत आती है। राष्ट्रपति संसद को कब संबोधित कर सकता है? तो राष्ट्रपति के संबोधन के संदर्भ में
ध्यान रखिएगा, एनी टाइम एनी हाउस, राष्ट्रपति किसी भी सदन को कभी भी संबोधित कर सकता है। एनी टाइम एनी हाउस, राष्ट्रपति कभी भी किसी भी सदन को संबोधित कर सकता है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के दो विशेष अभिभाषण होते हैं जिनको राष्ट्रपति को देना ही होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ष के पहले अधिवेशन की पहली बैठक और दूसरा, जब भी कोई नई सरकार या कहें कि नई लोकसभा निर्वाचित होकर के आती है तो ऐसी नई लोकसभा की प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को भी राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि चूंकि राष्ट्रपति सदन में वही बात रखता है जो कि सरकार चाहती है, तो जब ऑलरेडी सरकार के सारे मंत्री वहाँ पर उपस्थित हैं तो राष्ट्रपति को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण से वह बार बार संसद में आकर के अपना उद्बोधन नहीं देता, लेकिन विशेष अभिभाषण अनिवार्य होते हैं जो कि उसे देने होते हैं। साथ ही साथ संसद के सत्र को आहूत करना अर्थात सत्र को बुलाना और संसद का सत्रावसान करना अर्थात संसद के सत्र का समापन करना भी राष्ट्रपति का ही कार्य है। इसके अलावा जब कभी साधारण विधेयक पर गतिरोध की स्थिति बनती है तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन या संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और उस संयुक्त अधिवेशन में जो भी निर्णय उस विधेयक पर होता है वह अंतिम होता है। क्योंकि इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के ही सदस्य उपस्थित होते हैं, तो यदि इस संयुक्त अधिवेशन में प्रस्ताव को पास कर दिया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही वह विधि बन जाएगा। यदि अस्वीकार कर दिया गया तो समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन के संदर्भ में अगर हम देखें तो अभी तक केवल 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है, केवल 3 बार जो है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला दहेज प्रतिषेध विधेयक 1961 के संदर्भ में 1961 में बुलाया गया था, जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, इस समय राष्ट्रपति महोदय थे श्री नीलम संजीवा रेड्डी और प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। और तीसरी बार जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया वह आतंकवाद निरोधक अध्यादेश अर्थात पोटा 2002। इस समय जो है राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस प्रकार से अभी तक कुल मिलाकर के 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो हम देखें तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायिक संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वह अंतिम होता है, उसकी कहीं कोई अपील नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक विकल्प दिया गया है कि यदि व्यक्ति को लगता है कि
कहीं परिस्थिति बस यदि वह सज़ा उसे दी जाती है तो उसके साथ अन्याय होगा, परिस्थितियों के अधीन रहते हुए कोई अपराध किया गया है, तो वह ऐसी परिस्थितियों को लेकर के राष्ट्रपति के समक्ष मर्सी पिटीशन या दया याचिका पेश कर सकता है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को यह अधिकार दिया गया है कि वह उचित परिस्थितियों के आधार पर क्षमादान दे सकते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार के क्षमादान का प्रावधान किया गया है। पहला है पूर्ण क्षमादान या पार्डन। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति के लिए जो दंड दिया गया है, न केवल वह दंड या कहना चाहिए कि सज़ा माफ़ की जाती है, बल्कि उस सज़ा के साथ साथ उसका दोष भी माफ़ कर दिया जाता है और वह व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है कि मानो कि उसने कोई अपराध किया ही ना हो। इसके संदर्भ में निर्दोषता की अवधारणा की जाती है कि वह व्यक्ति निर्दोष है। दूसरा है लघुकरण। इसमें लघुकरण के अंतर्गत दंड की प्रकृति में परिवर्तन करते हुए सज़ा को बड़े से छोटे स्तर में लाया जाता है, बदला जाता है। यहाँ पर सज़ा की प्रकृति ही बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है। जैसे मृत्युदंड से आजीवन कारावास, आजीवन कारावास से कारावास, कारावास से जुर्माना, इस तरीके से बड़ी स्थिति से छोटी स्थिति में सज़ा को लाया जाता है। इसके बाद आता है परिहार। परिहार के अंतर्गत इसमें भी सज़ा को कम किया जाता है, लेकिन इसमें नेचर वही रहता है। अर्थात यदि कारावास है तो कारावास ही रहेगा, जहाँ 10 वर्ष का था 5 वर्ष का हो सकता है, 2 वर्ष का हो सकता है, 1 वर्ष का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, परिस्थितियों के अनुसार। जुर्माना है तो जुर्माना ही रहेगा, 1 लाख है 10,000 हो सकता है, 10,000 है 5,000 हो सकता है, 2,000 हो सकता है, लेकिन रहेगा जुर्माना ही। इसके बाद आता है विराम। विराम में जब किसी व्यक्ति के लिए कोई दंडादेश दिया जाता है तो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण उसके पनिशमेंट को, उसके दंड को कम कर दिया जाता है या उसको जो है तो स्थगित कर दिया जाता है। जैसे कोई गर्भवती स्त्री या अपंगता या बीमारी के कारण, कुछ विशेष परिस्थितियाँ। इसके बाद आता है प्रतिलंबन, रिप्राइव। इसमें मृत्युदंड की सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ पर क्षमादान के संदर्भ में अनुच्छेद 72 पर राष्ट्रपति को क्षमादान करने के संदर्भ में जो क्षेत्राधिकार है वह सैन्य न्यायालय के सभी मामलों पर है। इसके अलावा मृत्युदंड के सभी मामलों पर है और ऐसी विधियों के उल्लंघन के दंड पर भी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है जिन पर केवल और केवल संघ की कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार हो। एक चीज ध्यान रखिएगा, मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण क्षमादान का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को होता है। यद्यपि मृत्युदंड के मामलों में भी राज्यपाल सजा को कम कर सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमादान नहीं दे सकता। इसके अलावा अन्य क्षमादान की शक्तियाँ अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को भी उसी प्रकार से जैसे कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को। इसके अलावा अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति दी गई है। यदि किसी महत्वपूर्ण लोक महत्व के प्रश्न पर जो है राष्ट्रपति चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाना आवश्यक है, तो राष्ट्रपति उसके संदर्भ में परामर्श ले सकता है।
तो इस प्रकार से हमने विधायी शक्तियों के संदर्भ में यहाँ पर देखा। इसके बाद आती हैं आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में अगर हम देखें तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। विस्तार से हम लोग अलग से आपातकाल को देखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में 3 आधार बताए गए हैं, जिनमें से किसी भी आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी की जा सकती है। युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। यद्यपि मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन 1978 में इसमें संशोधन करते हुए आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया। इसके अलावा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का राज्यपाल के प्रतिवेदन पर अर्थात राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी कर दी जाएगी। और यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जारी की जाती है तो उस राज्य की समस्त कार्यपालकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। राज्य की समस्त विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाती हैं, अर्थात राज्य सूची के विषयों पर भी संसद को विधि बनाने का अधिकार उस राज्य के संदर्भ में मिल जाएगा। राज्य के लिए बजट का प्रावधान भी संसद के द्वारा किया जाएगा, लेकिन न्यायिक शक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब राष्ट्रपति का समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी राज्य के किसी क्षेत्र विशेष की वित्तीय स्थायित्व संकट में है, उसकी वित्तीय स्थिति संकट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी कर सकता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति राज्य विधानमंडलों को ऐसे आदेश दे सकेगा कि ऐसे सभी धन विधेयक उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाएं। राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य धन संबंधी बंटवारे में कोई भी आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों, प्राधिकारियों, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में भी वेतन में कमी करने के संदर्भ में निर्देश दे सकता है, निर्देश जारी कर सकता है। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें, सबसे पहले तो प्रत्येक धन विधेयक या वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। इसके अलावा आकस्मिक निधि पर भी राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है
और वह अनुच्छेद 267 के अंतर्गत सरकार को किसी विशेष परिस्थिति या विशेष संकट से निपटने के लिए ऐसी राशि का अग्रिम भुगतान कर सकता है और ऐसे राशि को खर्च करने का अधिकार सरकार को दे सकता है। राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष सरकार के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दिया गया है, जिसे सामान्य बोलचाल में हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व के विभाजन हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 280 के अंतर्गत दिया गया है। इसके बाद राष्ट्रपति की राजनयिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स। राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स के अंतर्गत विदेशों से जो भी संधि या समझौते होंगे वह राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। विदेश नीति का निर्धारण एवं उसका संचालन राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो भी विदेशी राजदूत या उच्चायुक्त भारत में आते हैं वह अपना प्रत्यय पत्र आकर के राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति उसका प्रमाणीकरण करता है। साथ ही साथ भारत के द्वारा विदेशों में जो अपने राजदूत या उच्चायुक्त भेजे जाते हैं उनका प्रमाणीकरण या उन्हें उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। इसके अलावा राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति, लोकसभा को भंग करने का अधिकार जबकि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त ना हो, निलंबनकारी वीटो पावर, पॉकेट वीटो, ये कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी राष्ट्रपति की जितनी भी पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वह आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रयोग करेगा। अर्थात राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह अनुसार, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करेगा, जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री होगा। यद्यपि राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात पुनः जब राष्ट्रपति के पास परामर्श आएगा तो राष्ट्रपति ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। तो ये कुछ शक्तियाँ हम लोगों ने संक्षिप्त में यहाँ पर देखी। इनका विस्तार आप अलग अलग वीडियो में देख सकेंगे, जिनको हम जल्द ही वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।